नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, कुछ जगह तो सावन झूम के आया, लेकिन कुछ जगह आफत भी बन गया। और ये आफत ऐसा नहीं है कि कोई भगवान ने वहां से कहर बरपाया हो। भगवान ने तो राहत दी, लेकिन हम लोगों की ओर से जो कमियां रही हैं, या कहे कि इंसानी स्वभाव है लालच कूट कूट करके भरा हो। और यही वजह है कि शहरों का ड्रेनेज सिस्टम या तो भ्रष्टाचार की बेट चढ़ा हुआ है या हो ही नहीं पाया। वजह साफ है, या तो बजट की कमी होती है, होता है तो उसमें से छेद निकाले जाते हैं, यानी कि रास्ता निकाला जाता है कि पैसे कैसे उसमें से हजम किए जाए। और यही वजह है कि आज शहरों में पानी जो भरता है निकल नहीं पा रहा है, गांव में अतिक्रमण हो गए। कोई तो वजह है कि जिससे हम मुंह नहीं खोल पाते हैं। चले, आज का मजमून हमारा यही है और हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के कि जब बरसात या तो होती नहीं है, होती है तो ऐसा क्या होता है कि वापस आफत बरपा देती है, सड़कें लबालब हो जाती हैं, पानी कहर की तरह दिखता है। कोई तो वैसी वजह है जिसकी वजह से ही आज आमजन को परेशानी होती है। चर्चा करेंगे हम इसी को लेकर। आप पहले मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। हमारे साथ जयपुर की पूर्व महापौर शील दाभाई जी हैं, समाज सेवी सूरज सोनी हमारे साथ में है, सुशील शर्मा पार्षद हमारे साथ में है, जो अभी एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आप सभी का स्वागत है। आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे अतिथियों के साथ। लगातार 2 दिन से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते राजधानी जयपुर में प्रशासन के उन दावों की पोल खुल गई, जिनमें बरसात से निपटने के पूरे इंतजाम करने की बात कही गई थी। हाल ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए गए जयपुर के परकोटे में हालात बदतर नजर आए। यहाँ सड़कें दरिया बन गई, वहीं कई जगहों पर सड़कें उधड़ गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी आई। मानसरोवर में कुछ जगहों पर बरसात का पानी घरों में घुस गया। बारिश ने राजधानी के बहुप्रतीक्षित रिंग रोड प्रोजेक्ट के निर्माण की भी पोल खोल दी। रिंग रोड के स्लोप बहते नजर आए तो सड़कें धंस गई। वहीं द्रव्यवती रिवर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसमें शिप्रा पथ स्थित लैंडस्केप पार्क में मिट्टी कटाव के बाद उसे सुरक्षा के तौर पर उसे जनता के लिए बंद भी कर दिया गया। वहीं शहर के ज्यादातर अंडरपास पानी से लबालब हो गए, जिससे शहर में जाम की स्थिति बन गई है। बाराटोक और सीकर जिले में बरसाती पानी की निकासी के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं होने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ प्रशासन पूरी तरह पस्त नजर आ रहा है। टोंक में सड़कें टूटकर दरिया बन गई है। अलवर में कई जगह जल भराव से हालत खराब है। यहाँ निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। झुंझुनू जिले में एक बांध टूटने से पानी राज्य राजमार्ग संख्या 37 पर आ गया। इसके चलते यातायात दिन भर जाम रहा। सीकर में गुरुवार तक करीब 300 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं 12 जिले के शाहबाद में 600 mm, अटरू में 340 mm, किशनगंज में 325 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं टोंक में गुरुवार शाम से शुक्रवार दोपहर तक हुई तेज बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ चारों ओर पानी भर गया है। प्रदेश में राहत की बारिश आफत बनती नजर आ रही है। कम से कम अभी तक मेरे पास 7 जगहों से सूचना आ चुकी है जहां ट्रांसफार्मर गिर गए और लोगों के करंट आ रहे हैं। इस तरह की ऐसा हालात जयपुर में ना तो कभी पहले हुआ और ना कभी देखने को मिला। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और बरसात तो राजस्थान में जितनी हो उतनी कम है। आप देखो एवरेज रेनफॉल जो है हमारा वैसे ही 555-60 के करीब है, और डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये करीब 150 से लेकर 450 तक ही है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है। हालांकि किसानों के चेहरे खिले हैं, लेकिन शहरी इलाकों में बदतर हालात प्रशासन की पोल खोलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने देखिए हमारी रिपोर्ट, और यह एक महज एक बांध की है। लेकिन आखिर ऐसा है क्या कि सड़कें दरिया बन जाती हैं, पानी निकल नहीं पाता। यह तो अच्छी बात है, कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा कि जयपुर की सड़कें इस तरह से दरिया बन रही हों। और पानी गिरता है तो पानी जब तक नहीं निकलता है तब तक ये पानी सड़कों पर रह सकता है, गलियों में रह सकता है, मोहल्ले में भर सकता है। लेकिन एक वक्त तो हो जिसके चलते कि पानी निकलने की निकासी की जो जगह है वहीं पे कोई एंक्रोचमेंट किया हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा फेल है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कि जो रेन वाटर है उसे स्टॉक करने के लिए कहां से पास किया जाएगा, वो जगह ही नहीं है। जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां तो हार्वेस्टिंग प्लांट है। हमने खुद ने देखा है कि
जयपुर का स्टेचू सर्किल जहां पानी भरता है, कहा यह गया था कि यहां का जो पानी है ये वेस्ट ना हो और इसे हम हार्वेस्टिंग के जरिए एकत्रित करेंगे। लेकिन आप रोचक बात देखिए कि जहां से पानी निकासी संभव नहीं है, जहां हाइट पे पानी जहां संभव ही नहीं है वहां जाना, वहां से उसका एक कहें कि रास्ता दिया गया है कि पानी यहां से हार्वेस्टिंग सिस्टम तक पहुंचेगा, जो संभव नहीं है। खैर सुशील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सरकार किसी की भी हो, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, एक जवाबदेही जनता के प्रति बनती है। कोई कहे कि हमारी लिमिट्स जो हैं वो निगम तक सीमित हैं, जेडीए का काम है, या फिर कहें कि ये सरकार के स्तर पर होना चाहिए। ये वर्षों से स्थितियां हैं। पहली बात तो बारिश नहीं आ रही है और बरसात आती है तो उसका हमारे सिस्टम की पोल खोल करके रख देती है। आप लोगों की भी मुझे लगता है चुभती होंगी ये बातें, क्योंकि आज जहां भी बात होती है लोग यही कहते हैं कि ये साहब देख लीजिए भ्रष्टाचार का सीधा साधा जागता नमूना या सरकारों का फेल्योर। लोग ऐसी बातें कहते हैं। देखिए ऐसा है कि जयपुर जो चार दीवारी बसी थी वो जयपुर था, वहां सारा सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, उसका भी सत्यानाश कर दिया उन्होंने। और बाहर की जो कॉलोनियां बसी है उनकी हालात तो बद से बदतर हो रही है। कारण क्या है कि भूमाफियाओं ने प्लॉट काट दिए एग्रीकल्चर लैंड पर, गरीब लोगों ने उनको लेके बना लिया और सारी जगह हमने पक्का कर दिया, सड़कें बना दी, मकान बना दिए। निकलने का कोई पानी निकलने का कोई सोचा ही नहीं था। क्या पता इनको दिमाग में ये बात नहीं रही होगी कि कभी बारिश आएगी भी क्या। और मौसम की परिवर्तन ऐसा होता जा रहा है कि 1 महीने लेट हो रहा है। बाढ़ रात के अंदर 1 महीने पहले खोल दिया गया और वो 1 महीने तक सारी मशीनरी हमारी खड़ी रही, इंतजार करते रहे कब आए। अचानक कल रात को बारिश आई और आते ही वो कंट्रोल से बाहर हो गई और थोड़ी सी बारिश ने तबाही मचा दी। सारे लोग त्राईमाम करने लगे जिस पानी के लिए हम तरस रहे थे। यदि इतना पानी बरसा, ये वाटर हार्वेस्टिंग का अभी आपने जिक्र किया, वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे सिर्फ पैसे खर्च किए गए लेकिन उनका उपयोग ढंग से नहीं हो पाया। यदि ये सारा पानी धरती में चला जाता या कोई इकट्ठा कर लिया, हमारे पुराना सिस्टम था जहां जोड़े होते थे, तालाब होते थे, वहां इकट्ठा होता था, लोग उसको पीने के काम में लेते थे। ये अमृत जो बरस रहा है ये खाली पानी नहीं है। इस सारे को हम या तो ड्रेनेज सिस्टम के नाम लेके सीवर में बहा रहे हैं और उसका उपयोग दुरुपयोग हो रहा है सारा का सारा। इस बात से मुझे कतई आपत्ति नहीं है कि बारिश आनी चाहिए और बारिश बहुत मुश्किल से आई है, लोगों ने बड़ी अरदास की तब बारिश आई है, लेकिन इस थोड़ी सी बारिश ने निश्चित रूप से त्राई मचा दी, लोगों के हालात खराब कर दिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो नीचे से प्लान बनना चाहिए, जो कलेक्टर को, नगर निगम को या जेडीए को प्लान बना के भेजना चाहिए, वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता है। ऊपर से जो मंत्री और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वो होता है। जयपुर शहर में 1600 करोड़ रुपए द्रवती पर लगा दिए गए, ड्रेनेज सिस्टम का कहीं नाम नहीं लिया गया और द्रवती की आज जो दुर्दशा हो रही है वो आपके सामने है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव होता है। प्रशासन को तो कोई पूछ ही नहीं रहा और कलेक्टर को तो नौकरी करनी होती है। मैं अभी बता भी रहा था कि कलेक्टर को नौकरी करनी है, उसको तो जो सरकार कहे वो करना है। किसी कलेक्टर की हिम्मत नहीं थी कि मान मुख्यमंत्री जी से आंख मिला के बात तो कर ले। तो मुख्यमंत्री ने जो निर्देश किया उसकी पालना करनी थी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था द्रवती बनाऊंगी, तो द्रवती बन गई। अब द्रवती की दुर्दशा हो रही है, पैसे लग गए और हालात खराब होते जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं सोचा होगा कि इस ढंग से पानी बरसेगा और हम निकालें। 82 के बाद में कभी ऐसे हालात हुए नहीं थे बाढ़ के। अब फिर ये 2 दिन में ऐसा हुआ। अभी तो आई आप पूरा बाकी है, सीजन बाकी है, अभी भी सरकार समझना चाहिए। लेकिन अब आग लगने के बाद में कुआं खोदा जाए ये संभव नहीं है। अब अगले कम से कम अगली साल जो बारिश आए तब तक तो हम ऐसी कोई व्यवस्था कर लेंगे उन कॉलोनी का पानी निकल के और वो पानी जमीन में चला जाए। चले, जयपुर में ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्लान भी बनाया गया, लाखों रुपए प्लानिंग पे खर्च किए गए। 4 बार इसका प्लान बन चुका है। हर बार पैसे बढ़ जाते हैं क्योंकि आप 2 साल 3 साल 4 साल में प्लान बनवाओगे, उसी अनुसार पैसे बढ़ जाते हैं। अभी लेटेस्ट जो प्लान बनाया गया था उसमें 3620 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन 3620 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों के लिए बहुत मुश्किल काम है। जयपुर विकास प्राधिकरण का जो रिसोर्स है, या तो कैंप्स के जरिए पैसे आएंगे आपके, अगर कोई पट्टे का कैंप लगेगा, या फिर जमीनों को अधिग्रहित करो फिर उनको बेचो, उनसे पैसा। तो मुझे लगता है कि ये ड्रेनेज सिस्टम वाला जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण की हालात तो आज ये है कि उसके तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। विकास तो दूर की बात रही, जेडीए 125 करोड़ रुपए महीना तो द्रवती को दे रहा है। उनके हालात खराब है, तनख्वाह देने को उनके पास पैसे नहीं है, वो कोई प्लान बना ही नहीं रहे। और जेडीए तो बाहर चला गया जयपुर से बहुत ज्यादा। जयपुर शहर की जिम्मेदारी नगर निगम की है और नगर निगम निकायों की सारी, मैं जयपुर नगर निगम नहीं कर रहा हूं, सारी निकायों की आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार पर निर्भर है। सरकार पैसा देती है तो काम करा लेती है, खुद की कोई इनकम ऑफ सोर्सेज ग्रह कर माफ कर दिया गया, छूट दे दी, खत्म ही कर दिया गया। और कोई लग्जरी टैक्स कोई देता नहीं है, उगाई टाइम पे होती नहीं है, सरकारें बदलती रहती है, आती रहती है, नेता जाते रहते हैं और कोई भी प्लान इस बात का नहीं बना रहा कि वो जो जनता बस गई उसके पानी की निकासी की व्यवस्था, छोटी मोटी नालियां बनी थी वो लोगों ने अतिक्रमण कर लिया।
हर आदमी जिसकी साइकिल चलाने की औकात नहीं है वो भी गाड़ी लिया था, मेरा खुर्रा बनेगा, जरूरत ही नहीं है। हमने भी मैं खुद इस बात से दुखी था और हमने कह दिया भाई आप नालियों को तो रोक लिया, कम से कम ये जो आपका किचन का और नहाने धोने का पानी है बाथरूम का, ये सीवर से जोड़ दो। अब सीवर इतनी बड़ी है नहीं कि वो बारिश का पानी झेल जाए, सारी नालियां बंद कर दी, पानी निकासी की कोई व्यवस्था रखी नहीं। लोगों में सिविक सेंस नहीं है, लोगों ने भी मैं गाड़ी चढ़ाऊं कैसे, खुर्रा बनाना, मेरे को खुर्रा बना लिया, नाली को बंद कर दी। एक ने बंद कर दी, दूसरे ने भी बंद कर दी, देखा देखी सारी बंद होती गई और वो नालियां बिल्कुल बंद हो गई, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं रही, क्योंकि नालियां इसलिए बंद करा दी क्योंकि सफाई टाइम पे नहीं होती। तो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। पर लेकिन कुछ भी हो जाए बारिश आनी चाहिए, क्योंकि बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी है। पीने का पानी हमारे पास बचा नहीं था, ये आइए तो मैं चलिए लौटूंगा आपके पास में। इस वक्त सूरज सोनी जी हमारे साथ में है। सूरज जी, बरसात अमृत है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तो हालात ये हो गए कि जो पहले की जैसी बरसात देखने को भी नहीं मिलती। कहा जाता था कि झड़ियां लगी है ऐसा बरसात की, उसी से हमारे यहाँ पे ऐसा जो पानी बरसता था उसी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और उसी से वाटर लेवल अब भी होता था। लेकिन अभी तो ये हो गई कि बरसात आ गई, चलिए एक दिन के लिए राहत की बात हो गई, वो पिकनिक का काम हो गया कि बस चलिए राहत की बूंदे चली गई। ये बरसात तो रेगुलर आनी चाहिए, लेकिन बरसात जब आती है तो भी हालात आप देखते हो। कहा जाता है कि बरसात बनी आफत। आफत कहां से बनी? आफत तो हम लोग बना रहे हैं उसे। आप घूमे भी होंगे, लोगों से बात हुई होगी, क्या स्थिति हमारे शहर की? निश्चित तौर पे योगेंद्र जी आपने बिल्कुल ठीक बात रखी है। देखिए किसी भी कीमत पे ये तो आफत हो ही नहीं सकती। वर्षा तो न सिर्फ अमृत है बल्कि ईश्वर का वरदान है प्रकृति को, और हम सबको एक कुदरत का तोहफा है। और उसका परिणाम आप देखिए कि हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। हम जयपुर शहर की बात करें तो अभी 4 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बिसलपुर के अंदर कुछ दिनों का पानी बचा है, रामगढ़ बांध सूख चुका है और जयपुर के आसपास के जो 8 बांध बड़े थे उन सब बांधों के अंदर बूंद भी पानी नहीं है। तो हमारी जो आत्मनिर्भरता है, जल पे जो निर्भरता है, वो केवल धरती के जल पे रह गई और वो भी खत्म हो रहा है। तो हम इस तरह के चिंतित थे। और उसके बाद मैंने देखा कि जगह जगह यह गहन हो रहे थे। हमने खुद ने भी कई जगह यह गहन किए, दुआएं की, और हजारों लाखों लोगों ने दुआएं की, तब जाकर के ये बरसात जो है ये आई है। और ये तो मतलब ये अमृत वर्षा है और इसको हम केवल आफत बता देंगे। वो लोग बताते हैं जिनको कुछ असुविधा हो रही है, और असुविधा का जो कारण है वो मानवीय, प्राकृतिक रूप से भगवान ने कोई आफत नहीं दी हमें। प्रकृति ने तो आप देखिए कि हमारी जो संस्कृति कल्चर है, हम गांव की बात करें तो मेरे गांव में पहले 8 खेतों के बाद में एक नालियां बनती थी, कुछ खेतों को नीचे रखा जाता था और उसके बाद में वो तमाम पानी बह करके गांव के आसपास के जो जमीन होती थी, जोड़ की जमीन होती थी, तालाब की जमीन होती थी, वहां जाता था पानी सारा। और जो बड़े कस्बे थे उनके आसपास छोटी छोटी नालियां बना करके नदियों में, और नदियों का जो पानी बांधों में पहुंचता था और बांधों से जल की सप्लाई होती थी। तो ये हमारा जो परंपरागत जल का जो ढांचा है, ये जल का हमको उपयोग भी करना सिखाता था, साथ ही जल निकास की एक उन्नत व्यवस्था थी। हालात ये हो गई है कि जब से जयपुर और अन्य शहरों में राजस्थान के निकायों का निर्माण हुआ है, यूआईटी का निर्माण हुआ है और जयपुर जोधपुर में जेडी का निर्माण हुआ है, तो केवल पैसा उत्पन्न करने वाली मशीनों के रूप में इनको काम लिया जा रहा है। सही मायने में जो विजनरी नियोजन है उसकी दिशा में बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ाया जा रहा। योगेंद्र जी, मैं एक बात यहाँ रखना चाहूंगा कि जेडीए के जब निर्माण हुआ और धीरे धीरे 2003 के बाद में जयपुर रीजन के अंदर 200 गांव और ढाणियां सम्मानित हो गई। उन तमाम नदियों और जो जोड़ थे, उन गांवों के आसपास गोचर की जमीनें थी जिनमें तालाब थे, उन सबको जेडीए ने लैंड बैंक बना दिया और लैंड बैंक बना करके उनको बेचना चालू कर दिया। इनकम तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन जल निकास का जो परंपरा के ढांचा हमारा था उसको हमने खत्म कर दिया। और वो खत्म करने के बाद भी शहरों के अंदर हमने नालियों को खत्म किया है। आज जरा सी बरसात आती है तो होना तो ये चाहिए कि वो सारा जो पानी है उसको हम उपयोग कर सके। आज आप देखिए गुड़गांव और चंडीगढ़ क्या लंदन अमेरिका में थोड़ी है, बिल्कुल हमारे पड़ोसी राज्य में आते हैं। लेकिन जब इतनी बरसात आती है वहां पे तो भी वो सड़कों पे पानी नजर आता है, बिल्कुल पानी बह करके जाता है। और वो नियोजित, उन्होंने बड़े तरीके से उन्होंने नियोजन कर रखा है, जल निकास की व्यवस्था कर रखी है। तो हम सीखते क्यों नहीं है? पिछले 10 वर्षों से लगातार हर बरसात के मौसम में हम यही चर्चा करने के लिए बैठते हैं। ये तो 4-5 सालों में बरसात कम आई है। 2011 के बाद में अभी जयपुर शहर में और राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर बरसात देखने को मिली है। तब हालात ये है, अगर अधिक बरसात आ गई तो क्या होगा? ये पूरे जो डिपार्टमेंट है, ये न तो इनके पास में कोई नियोजन है, न इनके पास योजना है और न इनके पास में काम करने की विल पावर है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमको भगवान से मिला हुआ जो तोहफा है वो आफत नजर आती है। लोगों की समस्या के रूप में उसको हम पेश कर देते हैं और
लोग जो है, मैं जयपुर शहर में आज सुबह से लोगों से मिल रहा हूं, हर आदमी के मुंह से निकल रहा है बरसात और आनी चाहिए, बरसात और आनी चाहिए। आज आसमान की तरफ देखते हुए जो किसान है, आसमान की तरफ देखते हुए जो जल की चिंता में बच्चे से लेकर के वृद्ध तक है, उन तमाम लोगों के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि वर्षा आनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, जिन्होंने नालियां साफ नहीं की टाइम पर, बरसात आने के बाद में भी वो ये सोच रहे हैं कि हम करें या नहीं करें, तो इस तरह की जो व्यवस्था के लोग हैं उनको निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए, शील दबाई जी हमारे साथ में है। शील जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप पे भाजपा के प्रवक्ता के नाते हमारे साथ में, लेकिन मेरा पहला सवाल आपको एज ए मेयर, आपने बहुत नजदीक से देखा है इसके सिस्टम को। ये तो देखिए, जयपुर में आप बड़ी हुई हैं, पढ़ी हैं, या सारे सब कुछ देखा आपने, लेकिन आपने उस सिस्टम को देखा है कि वास्तव में जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं उसकी हकीकत क्या है। कुछ ऐसी हकीकत महसूस हुई आपको कि हाँ, वास्तव में ये मैं कहूंगा मानव निर्मित आफत है, ये इसमें कोई ईश्वर का देन नहीं है। तो इसकी गहराई में जाने की कोशिश की कि आज भी हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हम शामिल हुए हैं, जहाँ की अलग एक अपनी ख्याति है, लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जब पानी देखते हैं तो ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि पानी की बूंद गिरते ही वो निकल जाएगा, एक टाइम होता है, लेकिन आदमी ये तो देखता है कि चले एक टाइम के साथ साथ ही पानी निकल जाएगा। यहाँ तो हालात ये होते हैं कि पानी भरा रह जाता है, निकलने में उसको काफी देर लगती है, पंप से उसको लिफ्ट किया जाता है, और अगर छोड़ दिया जाता है तो वही बात है कि इसमें मच्छर पनपेंगे और फिर मलेरिया होगा। तो आपने देखा होगा, वजह क्या है इसकी? देखिए योगेन जी, आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि ये मानव निर्मित आपदा है। बारिश हर साल आती है, हर साल सावन आता है, झूम के बादल भी गरजते हैं, लेकिन जब उल्लास होना चाहिए, जब मन का मयूर नाचना चाहिए खुशी में, वहां पर थोड़ी सी मायूसी जब छा जाती है, जब सरकार की लापरवाही सामने आती है। क्योंकि 2-3 महीने पहले ही, जैसे मैं कहूँ, अगर डायरेक्ट जिम्मेदारी है नगर निगम की है, 3-4 महीने पहले से टेंडर हो जाने चाहिए, नालों की सफाई हो जानी चाहिए, सड़कें टूटी फूटी है वो उनकी मरम्मत हो जानी चाहिए, कचरा निकल जाना चाहिए और उठ भी जाना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि ना तो कचरा निकल भी जाता है, कंपनियां आती है वो निकाल के बाहर पटक देती हैं, लेकिन वो कचरा उठता नहीं है, वो कचरा वापस नाली में चला जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि जब हल्की सी बारिश आती है तो वो सरे नदी नाले की तरह उफरने लग जाते हैं। दूसरी बात जो सबसे ध्यान देने की बात है कि हमने एनक्रोचमेंट को इतना बढ़ावा दे दिया कि हम इतना अपने अंदर वो मतलब वो नहीं रखते इच्छा शक्ति कि अतिक्रमण हुआ है, नाली पर उनको पाट दी गई है, रास्ते ब्लॉकेज हो गए कि उनको हम तोड़ने की हिम्मत करें। कोई भी प्रशासन इस बात की गारंटी नहीं लेता और हिम्मत नहीं जुटा पाता। अंदर के इंटीरियर में तो ऐसी जगह है कि वो बाहर जाके आ जाते हैं, राम भरोसे छोड़ देते हैं। तीसरी बात, सरकार इसमें जो दिखाई दिया, आज का जो सीन दिखाया, मुझे लगता है कि सरकार इतनी लापरवाह रही है, उसे अपने आंतरिक झगड़ों से शायद फुर्सत नहीं है। किसी को कुर्सी बचाने की जरूरत है, किसी को मंत्री बनने की आवश्यकता है, किसी को कुछ इतनी अपेक्षा आशाएं। लेकिन मैं सील जी, ये तो एक अलग विषय है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं ये इंटरनल किसी के डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपने तो नजदीक से देखा कि वजह कहां, क्या इच्छा शक्ति की कमी रही है, या हमारा सिस्टम जो है, सिस्टम हम पे भारी होता जा रहा है, कोई तो ऐसी वजह है। ये तो चले कि सेकेंडरी थिंग कि कौन क्या कर रहा है, सरकारों में सामंजस्य नहीं, ये अलग बात है, तो हर बार उंगलियां उठती हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वजह क्या है। मैंने कहा ना, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के। जी देखिए, वजह यही है कि जब एनक्रोचमेंट होता है तो कर्मचारी आंखें मूंद लेते हैं जी। इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से अतिक्रमण हटा दिए जाए और मतलब हर व्यक्ति जो प्रशासनिक अधिकारी है अपनी जिम्मेदारी समझे, एक लोभ लालच जिस तरह से जो कमीशन का चक्कर और ये भ्रष्टाचार और ये सब जो है, अगर इस पर अंकुश लग जाए, काम समय पर सफाई हो जाए, कचरा उठ जाए, अतिक्रमण हट जाए, तो मैं समझती हूँ काफी तादाद में इस जो प्रॉब्लम है जनता को फेस करनी पड़ रही है, उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बात दूसरी एक और आती है कि जो कच्ची बस्ती को, आज आप देखिए जिस तरह से गिरधारीपुरा या जवाहर नगर में बारिश से मकान ढहे, पानी भर गया, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने आंखें मूंद ली। जब वहां पर लोग आके बस रहे थे, उनकी कोई पानी की जो थी ड्रेनेज वहां पर कुछ था नहीं, मकान कच्चे मकान थे, जहां थे उनको पट्टे दे दिए, जो जहां है। नीति सरकार ने ऐसी बना दी कि जो जहां है उसको पट्टा दे दो। तो ये क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही?
क्या जिम्मेदारी रही? आप उस पट्टे दे के बिल्कुल हट गए। और फिर दूसरा स्वार्थ ये होता है कि लोग वहां पर पट्टे लेते हैं। अगर सरकार पट्टे दे भी देती है, जवाहर नगर की बात करूं, पालड़ी मीना में वहां पर उनको शिफ्ट किया, वो लालच इतना उन पर हावी हो गया, वो बेच के वो वापिस आ गए। लोग समझते नहीं है अपनी हेल्थ को, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी की परवाह खुद ना करके बिल्कुल आम भरोसे सरकार के छोड़ देते हैं। ये भी गलत है। ये मानसिकता भी हमें सबसे पहले अपने आप की, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करना पड़ेगा, दूसरे की जिंदगी को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। पूरा सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हम। इसमें जनता की भी भागीदारी है। परेशानी सबको होती है। अगर एक नाली को कोई एंक्रोच करके उसको बंद कर देता है तो सारी परेशानी सब लोगों को होती है, एक ही नहीं है। इस भावना के साथ में अगर सभी, मैं सिर्फ जयपुर की बात नहीं करी, और जगह की भी बात कर रही हूँ, इसी तरह से हो रहा है। तो सड़क सीकर में आप देखिए कि वहां पर भी यही हालत हुई है, कितना पानी पड़ा है, वहां पर सारे रास्ते कट गए, जो प्रॉब्लम हो रही है। बात SMS की कर लिए, कितना महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पर आप देखिए कि प्रशासन ने बिल्कुल देखा ही नहीं। 4-54 नालियां उनको देखा नहीं, 3-3, 4-4 फुट पानी आज वहां पर भर गया। पेशेंट को ले जाने में दिक्कत है, डॉक्टर वहां पर पहुंचने में बहुत मुश्किल आ रही है, दवाई लेना कोई जा नहीं पा रहा। ये तो बहुत गंभीर अनियमितता कहनी चाहिए, और गंभीर लापरवाही मैं इसको कहती हूँ कि लोगों की जान से खेलने की एक जो दुस्साहस में कहती हूँ। अगर ये सब पर नियंत्रण किया गया होता तो सावन तो ये हालत नहीं होती। चले, पहले तो बात यह है कि हम पानी नहीं बचा पा रहे हैं। बड़ी बात है ये कि पानी बरसता नहीं है, बरसता है तो हम उसको बचा नहीं पा रहे, हम उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं। स्लोगन्स खूब दिए जाते हैं कि पानी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बिजली बचाओ, लेकिन होता कुछ नहीं है। पानी गिरता है, निकल जाता है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे काम देखने को मिलते हैं जो रोके जा सकते हैं। शायद हो सकता है कि ये पैसा जो पानी की तरह बहा दिया जाता है वो शायद रोका जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम जयपुर सहित प्रदेश के कई शहर, कस्बे, उनके ड्रेनेज सिस्टम की। चलिए एक बार वापस मैं सूरज सोनी जी के पास जाना चाहूंगा। सूरज जी, सिस्टम को जानना चाह रहे थे कि सिस्टम क्या है, क्यों खराब हो रहा है। छोटे छोटे से गांव जहां पानी का कोई वो नहीं था, मैंने फिर कह रहा हूं कि पानी जब गिरेगा तो भरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस मात्रा में पानी गिरता रहेगा वो निकलता रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही पानी कम होता है, पानी रफ्तार के साथ निकल जाता है, सड़कें धुल जाती हैं। ये तो हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। लेकिन ये आफत की बात जो आती है कि आफत बन रहा है, आफत तो हम लोग बना रहे हैं। गांव की स्थिति, सेमी सिटीज जो है वहां की, जिसे हम कस्बा कहते हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। राजधानी से एक मैसेज जाता है कि राजधानी का देखिए कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। बात सही है, जैसे सुशील जी कह रहे थे। तो देखा आपने येदियुरप्पा, एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और येदियुरप्पा उनमें से हैं जो पिछले कई सालों से 5 साल का कार्यकाल जिन लोगों ने पूरा किया, उनमें से एक येदी भी है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारी बात को लेकर के। तो सूरज जी, मैं जानना चाह रहा था कि ये बात तो सही है कि एनक्रोचमेंट होता है, लेकिन सरकारें किस काम की होती हैं? सरकार क्या कर रही है? जिन लोगों की ड्यूटी सिर्फ यही है कि सिस्टम को बनाए रखना है, किसी को तकलीफ ना हो। अगर पब्लिक खुद ही ऐसा सब करने के शुरू करे, फिर सरकारी निकाय हैं, दूसरे जो सिस्टम है, उनकी आवश्यकता क्या है? योगेंद्र जी, ये जब से इस धरती पे जल का आवागमन हुआ है, तब से जल निकास की व्यवस्था तो की हुई है। उस जमाने में जब राजाओं का राज्य था, तो उस जमाने में राजा महाराज भी व्यवस्था करते थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पे राम सिंह जी के जमाने में और माधो सिंह सेकंड के जमाने में जयपुर शहर, जिसकी 4 दीवारी की बात हो रही है, उसमें 8 नहरें बनाई थी केवल जल निकास के लिए, और 13 छोटी छोटी जो नहरें बनी थी वो जल लेकर के आती थी। जयपुर के आसपास की जो बहने वाली नदियां थी, चाहे वो बांडी नदी हो, चाहे वो द्रव्यवती नदी हो, चाहे वो ताला नदी हो, चाहे वो बाणगंगा नदी हो, चाहे वो रोड़ा नदी हो, इन तमाम नदियों से, और चाहे वो माचड़ा की नहर हो, तो वो उस समय आप देखिए कि जल प्रबंधन की कितनी शानदार व्यवस्था की गई थी।
और बहादुर सिंह जी के बाद में तो इंग्लैंड तक से इंजन ला करके पानी फेज पे स्थापित किए गए थे कि जो बाहर का पानी है, माचला की नहर वाला जो पानी है, उसको जयपुर में सप्लाई किया जाए और जयपुर में पानी अधिक हो जाए। ताल कटोरा आपने देखा होगा जयपुर का, ताल कटोरा में 3 नालों का पानी आता है और जब पानी की अधिकता होती है तो सील जी के समय में ये हमने इनको दिखाया भी था, वहां जाकर के वहां से सीधी एक नहर बना करके और वो उसको कुमारों की नदी होते हुए बाहर निकाल करके और बाबा हरिश्चंद्र मार्ग में से जयपुर के गलता की तरफ निकाल दिया गया था। तो पूरे जयपुर शहर के अंदर एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था और जब मेट्रो का काम चल रहा था तो बीच बीच के अंदर वो जो भूमिगत नहरें थी अंदर वो हमको मिल रही थी, उनकी खोज हो रही थी दोबारा नए सिरे से। लेकिन खोज जब हो रही थी, जब हमने उनको खो दिया था, तो उसके बाद में आज जब हमारे पास में इतना आधुनिक, इतना सब कुछ करने का बजट है, इतना आधुनिक सिस्टम है, इतने लोगों की हमारे पास में तादाद है, उसके बावजूद एक शहर के अंदर आप 2 दिन की बारिश गिरती है और पूरा शहर जो है वो आफत को, उसको बरसात को कह रहा है। जिस बरसात के लोगों ने तपस्या की, लोगों ने दुआएं की है और एक अमृत के रूप में आई है। और आप देखिए कि पोल्यूशन कितना कम कर दिया इस बारिश ने, न सिर्फ कुओं का जलस्तर बढ़ाती है बल्कि पोल्यूशन तो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। 4.9 मिलियन लोग जो है प्रति वर्ष योगेंद्र जी पोल्यूशन से मर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि डस्ट पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सर्वाधिक पोल्यूशन से होने वाली जनित जो बीमारियां हैं उसमें सर्वाधिक डस्ट पोल्यूशन होता है और उसको बारिश खत्म करती है। और उस बारिश को हम आफत के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, केवल हमारी लापरवाही, हमारी मानवीय भूल के चलते हुए, हमारा जो सिस्टम है उसकी जो है तकनीकी खामियों के चलते हुए और हमारी मानवीय भूल के चलते हुए ये जो बारिश है ये उफानते हुए नालियों को नाला बना देती है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं समझ पाया हूं वो ये है कि हमारी भूल। पुराने जमाने में लोग कहते थे, 2 कहावतें मैं आपको रखना चाहूंगा। एक तो ये कहते थे कि पानी 100 साल बाद भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है। जहां पुराने जमाने में नहरें थी, नदियां थी, तालाब थे, वहां पानी गिरेगा। लेकिन हमने कर क्या दिया है, हमने अभ्युदय के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे उस धरती माता को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया और वो तमाम नदियां, नाले, तालाब, जोड़, उन सबको बेच बेच करके हमने उनको संपत्ति के रूप में बना दिया है। और लोग भूमाफिया तो कर रहे हैं, सरकारें भी कम नहीं है। यूआईटी, जेडीए और ये उन तमाम नदियों को जिनके अंदर गोचर जमीन आती है उन सबको बेच दिया हमने। तो जब पानी गिरेगा तो जाएगा कहां पे? जयपुर शहर के बाहर की उन कॉलोनी में पानी जाएगा। और जब जयपुर शहर के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा था उस समय हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, आंदोलन किए थे कि बाईपास के निर्माण के समय ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। कई दिन तक हम बैठते थे, उसके बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज जयपुर शहर के चारों कोनों से, चाहे वो माचला की तरफ से देख लो, चाहे हरमाड़ा की तरफ से देख लो, चाहे खो नागौरियन की तरफ से देख लो, चाहे अजमेर रोड की तरफ से देख लो, चाहे ये जो बंदा है खो नागौरियन का इसकी तरफ से देख लो, चारों तरफ से पानी निकल करके शहर की तरफ कूच कर रहा है और लोगों के जीव को जंजाल बना हुआ है। जी, तो मैं आ रहा हूं अभी वापस आपके पास में। सुशील शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा। बारिश हुई है, पानी की स्थितियां बनी हुई हैं, कंट्रोल रूम, क्योंकि देखिए एक जॉइंट अफेयर्स होते हैं, जिला प्रशासन, पुलिस, आप लोग, आपदा प्रबंधन। हमारी टीम के अनुसार जब देखा गया यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों का भी योगदान होता है, राहत विभाग का भी होता है, स्थिति मालूम है वहां की? टेलीफोन वहां का डेड पड़ा है, खुद को पता ही नहीं है कि होना क्या है। क्या उम्मीद नहीं होती प्रशासन को कि हाँ कभी बारिश भी आ सकती है? नहीं, मैं बताऊं सर आपको कि सारी उम्मीद होती है, पूरी तैयारी 1 महीने पहले कर ली थी। एक्चुअल में क्या है, हमारे साथ साथ प्रकृति ने भी कन्वर्ट ली है। प्रकृति भी अब 1 महीने बाद सारा सिस्टम आगे खिसक गया। जिस वक्त गर्मी पड़नी चाहिए, आप लोगों की तैयारी देख करके, वो तो आप लोगों की तैयारी देख के इंद्रदेव भी देख रहा है कि अभी सो रहे हैं, इनकी नींद खुलेगी जब जागेंगे, बिल्कुल आपने सही काम करेंगे अपन। हमारी नींद तो 1 महीने पहले खुल गई थी, पूरी तैयारी हो गई थी, सारे संसाधन खड़े कर दिए गए थे, कट्टे वट्टे सब मिट्टी के भर लिए गए थे, जितनी जेसीबी किराए पे लेनी है या ट्रैक्टर किराए पे लेने हैं, जितने आदमी लगाने सब लग गए। 1 महीने वो बैठे थे, लगा नहीं कि आ रही है और ऐसा लगा कि बारिश आने का, तो सब दुआएं करी सबने प्रयास। अब अचानक पड़ी, कल रात को अचानक पड़ी, तो वो सिस्टम जो बहुत बढ़िया हमने कर रखा था वो कम लगने लग गया, क्योंकि वो जो सिस्टम किया था उनको ये पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा भी हमारे साथ एक साथ आफत आ सकती है। और निश्चित रूप आप सही कह रहे हो, टेलीफोन काम नहीं कर रहा है। अब ये प्राकृतिक आपदाएं होती है तो इसमें सारी चीजें जस्ट, लेकिन आजकल वॉकी टॉकी का सिस्टम है, मोबाइल का सिस्टम है, सारे सिस्टम है और प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आग लगने के बाद में यदि कुआं खोदा जाता है तो फिर आप उस कुएं से पानी निकाल के आग को नहीं बुझा सकते। अब ये तैयारियां बहुत पहले से, बल्कि लंबी समय से, कि आप निकासी की व्यवस्था तो करो। ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूं कि जितनी भी जयपुर के आसपास की कॉलोनी में, सोनी भाई बैठे हैं मेरे पास में,
शीलदा भाई जी बैठे हैं, ये हमारे मेयर रहे हैं यहाँ के, जो कॉलोनियां बसी मुंह माफियाओं ने काटी, उन्होंने सिर्फ प्लॉट काटे और बेच दिया, उसका सिस्टम ही नहीं बनाया। ना सरकार ने सोचा, निगम ने सोचा, जेडीए ने सोचा इनका नियमन कर दो, नियमन कर दिया, सड़कें बना दो, सड़कें बना दी, सीवर लाइन बना दो। अरे भाई बारिश का पानी पड़ेगा, जाएगा कहां? मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग, हमने हाथ जोड़े उनके आगे कि आप इस डूब क्षेत्र में मत बसो, वहां लोग बस गए और अभी शीला भाई बता रही उनको पट्टे दे दिए गए। तो अब लोग खुद मरने के लिए बैठे हैं उसके अंदर, नाले के अंदर। हमारी से नाले के अंदर पूरी की पूरी कॉलोनियां बस गई और कोई उनको कहने वाला नहीं, उनको नहीं दिख रहा कि कभी आएगा तो सब कुछ बात लिया। अभी सोनी जी कह रहे थे कि पानी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, वो जब भी आएगा। मुझे ध्यान है सोनी भाई, वहां से आ रहा है अनाज मंडी से एक नाला आ रहा है, वो आ रहा है माचड़ा से आ रहा है, उसके हालात ये है कि आज सारी कॉलोनियां बस गई वहां पर। और पहले पंचायत ने पट्टे काट दिए, उसके बाद जेडीए ने काट दिया, नगर निगम ने काट दिया, और वो पानी आता है और वो इतना तगड़ा पानी है। पिछली बार तो एक बच्चा बह गया था, भी नहीं सुनी वहां पे, नालियां नहीं बनाई वहां पे, नहीं किसी ने कुछ नहीं सुना, टक्कर मार के पानी सड़कों पे बह रहा है। मैं बताऊं सीकर रोड पे अपने नाला है, आज मैं बताऊं 3 घंटे सुबह आपको चोमू पुलिया से लेके और अपने डेरगे बालाजी तक हालात इतने विकट थे कि पानी दरिया के रूप में नजर आ रहा था, गाड़ियां बिल्कुल 3-4 फुट डूब के चल रही थी। तो कहीं नहीं है, नाला था वो छोटा पड़ रहा है, वो निकालने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि वो पानी तो निकल गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये व्यवस्था इनको करनी चाहिए कि कभी बड़ी बारिश आ गई तो और सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वो सारी उस कॉलोनी को बहा ले जाएगी जो अंदर खुद मरने के लिए बैठे और पट्टे काट दिए और सरकारों ने उसका नियमन कर दिया, अब बात ही खत्म होगी। तो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं कमी ये है, ये नहीं है कि बाढ़ रात के अंदर क्या करेगा इसके अंदर, जब एक साथ फ्लड आएगा, हजारों लोग उसके अंदर बाढ़ में प्रभावित होंगे, तो आप कितनी बाढ़ रात के अंदर खोल लो और कितने कट्टे ले आओ, आप कितने ट्रैक्टर जेसीबी ले आओ, ट्रैक्टर जेसीबी थोड़ी बचाएंगे उनको, वो तो बहेगा ना। सब प्रैक्टिकली आपको करना चाहिए। और ये एक्चुअल में होना क्या चाहिए, अभी हम बता रहे थे कि ये होना चाहिए नीचे के स्तर से एक ग्राउंड रिपोर्ट बने। एक्चुअल में हमारे यहाँ उल्टा रहा है कि या तो मुख्यमंत्री जी तय करते हैं या यूडीएस डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री मंत्री तय करते हैं कि वहां से ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आएंगे, दरबती ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी का 1600 करोड़ रुपए की योजना, वो ड्रीम प्रोजेक्ट का सत्यानाश हो रहा है। जी नहीं, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि क्या सत्यानाश। एक सेकंड आपके पास में आऊंगा मैं, शीलदा भाई जी के पास में जाना चाहूंगा। शील जी, द्रव्यवती नदी के प्रोजेक्ट को लेकर के सुशील जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि पैसे बहा दिए गए पानी की तरह, 125 करोड़ रुपए महीने के तो किस दे रही है जेडीए, किस जेडीए दे रही है, जिससे जेडीए का सारा संतुलन गड़बड़ा गया। जी शीलदा भाई जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी, जेडीए 125 करोड़ रुपए महीने हर महीने दे रहा है, द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के दे रहे हैं टाटा को, और वो कोई जो पानी की निकासी है वो एक नाले की तरह है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, जगह जगह कटाव आ गया, ये सुशील जी का आरोप है। नहीं देखिए, जिस समय ये प्रोजेक्ट लाया गया था उसका पूरा प्रोजेक्ट दिखाया गया था और एक बहुत ही अच्छी, मतलब एक खूबसूरत जगह भी कहना चाहिए, एक इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था, वो चल भी रहा था। हमारी सरकार चली गई, लेकिन ये जब सरकार चेंज हुई तो इसको मेंटेन नहीं कर पाए। अगर इस प्रोजेक्ट अब भी जो जैसे कह रहे हैं कि ये पैसे उसमें जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं। और अभी एक ये कह रहे थे कि ये प्राकृतिक आपदा कभी भी आ जाए, आपदा तो आपदा ही है, ये कह के नहीं आती है कि मैं कब आऊंगी, अगर पहले पता चल जाए तो फिर तो कोई निकालने की व्यवस्था तो अपन पहले कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कब आएगी, वो कह के थोड़ी आएगी, नहीं बिल्कुल, वो तो बिल्कुल कभी भी आ सकती है। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 1 महीने पहले तैयारी करी, वो सामान वेस्ट हो गया। नहीं वेस्ट क्या होगा, पड़ा है वो, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी 1 महीने, अब जरूरत पड़ी है, वो कम पड़ने लग गया। देखिए जरूरत पड़े या ना पड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन को तो बिल्कुल अलर्ट रहना ही है। अलर्ट तो था ही। आप देखो सारे के सारे वार्ड रात के अंदर स्थापित कर दिए गए, सारी गाड़ियां मंगा ली गई, पैसा तो खर्च हो ही रहा था ना, लेबर भी बैठी रही, मैं देखता था 200, 400 लोग बैठे रहते थे आराम से। अरे मैं कर क्या रहे हो तुम, तनख्वाह ले रहे हो, बोले साहब क्या करें, पैसा बाढ़ आएगी तो काम करें, अब आई है बाढ़, अब ये कम पड़ने लग गए। अब मैं जो मतलब की बात ये है कि 1600 करोड़ रुपए क्यों बहा दिए गए, उसमें ऐसा क्या था, और टाटा जैसी कंपनी को दे दिया जिसने जिंदगी के अंदर कभी पानी का काम ही नहीं किया, उसने तो ट्रक बनाया हमेशा। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, आपने खुद ने बैठ के ऑडिटोरियम उस प्रोजेक्ट, हाँ मैंने देखा था उस प्रोजेक्ट को, बड़ा सुंदर दिखाया हमें, ऐसा बनेगा, ऐसे झूले चलेंगे, ऐसी नदियां बहेगी, ऐसे नाव चलेगी। तो आपको भी लगा कि विदेश जैसा महसूस हो रहा है? कुछ नहीं चला उसके अंदर, सरकारी चली गई उसके अंदर। हाँ सरकार चली गई ना, तो इन सरकार को, अरे सरकारें तो आती जाती रहे, सोच के तो बनाए, बीआरटीएस बनाया था, सोच के बनाया था, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाँ वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुख्यमंत्री चाहती थी ना, प्रशासन नहीं चाहता था, जनता नहीं चाहती थी। जनता कहाँ चाह रही थी, जनता चाहती तो आपको वापस ले आती, सरकार में लाया ही नहीं, जनता नहीं चाहती थी। ये क्या होता है, हमारे बड़े नेता बाहर देखे आते हैं, प्रोजेक्ट में वहाँ भी कोई कमी नहीं थी। अरे कमी कुछ नहीं थी, वही बात है, नाला बना दिया, जो हमारे लिए वरदान था, हमने उसको अपने कर्मों से, अपनी नाकामियों से
उसको हमने आफत बना दिया। द्रव्यवती नदी कोई आज की थोड़ी है, द्रव्यवती नदी आज के 300 साल से नदी बह रही है, 300 साल थे, अब तो लेकिन जयपुर हमने बन गया, जब उसको तो जंगल था मॉनिटरिंग नहीं यार। की, हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, अधिकारियों ने वहां पे जाकर के किसी की सुनी नहीं और अपनी नाला मनमर्जी बना से दिया उसको। ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब कर दिया सूरज भाई द्रव्यवती उसको का। नाला बना दिया है, वो तो जो नदी थी ना उसके उसको नाला बना दिया, पत्थर लगा लगा चलते के। हुए करोड़ों रुपए के हमको बांटे, वो बह जाना जाएंगे था सारे। जापान और पहुंच मेरे गए को पता है, चीन, 82 की बाढ़ जाना के था अंदर जापान, पेट्रोल पहुंच गए पंप बह चीन, गया ये था, हुआ वहाँ पे, उसका पता नहीं जो चला। हम चाह रहे थे ये वो बांटे हुआ ही नहीं रुकेंगे वहाँ वहाँ पर पे। यार। और टाटा ने आकर के अपने हिसाब से वहाँ पे चंडीगढ़ टाटा ने बनाया जो- उसको, टाटा क्या करेगा? हमारे टाटा उस भौगोलिक जगह बेच परिस्थिति रहा के है अंदर उस आस-पड़ोस की। वो करीब कच्ची बैठती नहीं बस्तियां बची थी। हुई है। हम मैं तेरे को चाहते बताऊंगा उसको आज क्या भी दुर्दशा होने वाली है कुछ नहीं यहाँ। बिगड़ा है, आज भी हम तैयार है, सरकार मांगे हम सहयोग करने को तैयार है सरकार का, हमारे पास में इसका बिल्कुल जो है योजना बनी हुई है और हम एक्शन प्लान तेरे मेरे को दे पूछ सकते कौन रहा है वहाँ पर यार? आज जयपुर और टाटा जैसी के कंपनी जो आती है करोड़ों रुपए प्राचीनतम लेके। सिस्टम है उससे इसको रिचार्ज किया जाए तो द्रव्यवती पूरे देश की एक बड़ी जो है शोभामय तेरे को मेरे को प्रोजेक्ट हो पूछ कौन सकता रहा है है, वहाँ भाई? लेकिन आप सुनने को टाटा- तैयार ही नहीं है। टाटा जैसे लोग आते हैं और वो करते सरकार हैं। जो है वो एसी के केवल अंदर बैठ सरकारी जाते हैं सारे के और सारे। ऐसे अभिषेकों को लेकर के आती है जो फील्ड पे खड़े नहीं उतरते हैं, और राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जयपुर की जो स्थितियां अफसरों हैं को तो नौकरी वो करनी उनको बेचारों पता ही को, नहीं अफसर है, क्या करेंगे? उनके अनुकूल वो उस तो काम को मुख्यमंत्री करे। ने कह दिया, तो मैं मेरा समझता हूँ कि प्रोजेक्ट है, आप द्रव्यवती इसको बनाओ। आज भी मैं इस मंच के लग गए माध्यम से अफसर जन टीवी के माध्यम से सरकार से अपील कर रहा हूँ कि जयपुर शहर के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको अगर सलाह ली जाए उनसे तो द्रव्यवती आज जो आफत बनी हुई है वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है जयपुर के लिए। नहीं आफत वाफत कुछ नहीं है, वो तो पैसे करोड़ों रुपए खर्च हो गए। मैं तो आफत क्या है वो उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? जब पानी आई वो नाला था पहले, कोई जमाने में नदी 300 साल नदी थी, 300 साल पहले जब कुछ नहीं था बाहर भाई, खाली जयपुर शहर था और उसके आसपास द्रव्यवती नदी बहती अरे होगी। सर अभी आप अपन तो पैदा ही नहीं हुए। 1931 के अंदर जो नया सिस्टम रिचार्ज हुआ था इंग्लैंड से आने के बाद में, हाँ, वो देखा है मैंने, द्रव्यवती का वो प्रोजेक्ट था, इंग्लैंड वाला सिस्टम सारा भी देखा है सिस्टम था। अभी देखिए आकेड़ा बांध, आकेड़ा डैम से कचराला नदी लेकर के पानी कुक्कस मारी थी, कुक्कस से सारा सिस्टम जो कुक्कस भरता था तो रामगढ़ को निकलता था, और एक जो है वो नहर निकल करके माचड़ा होती कुछ हुई नहीं निकलता है, पांडु रामगढ़ नदी में का निकलती तट थी इन्होंने और माचड़ा से पानी आईएएस और पानी मंत्रियों के सप्लाई हो रहा था। तो ये सारा सिस्टम बना हुआ था ना, हमने उसको खो दिया। एक बूंद पानी हमारे नहीं आया पास उस नदी में का। हमने उसकी वो आज इतिहास जो को नहीं देखा। 3-4 फुट पानी और आया जब है ना, 1982 में आप वो सुनिए 3-4 फुट पानी जो सुनिए, आया वो उसी सुनिए। कैचमेंट एरिया का ही है। 1982 पानी में एक- जब एक- बाढ़ आई थी उस बाढ़ के अंदर आथुनिया कुंड का टूटना इस द्रव्यवती के लिए और जयपुर के लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है। और आथुनिया कुंड के टूटने के बाद में वो तमाम जो झरने, चले वो तो बाहर की बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि चलिए बाहर हम नहीं छूने की कोशिश करेंगे, हालांकि प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये पानी बाहर ले जा करके कहीं डैम में डाला जा सकता है। आज जयपुर में इतना पानी गिरा है, अगर इसके वास्तव में इस पानी की निकासी का सही सिस्टम होता, अगर जयपुर शहर के पानी कोई दाएं बाएं नहीं जाने देकर के रामगढ़ में अगर सीधा पहुंचाया जाता, सर इतना पानी बरसा है एक रात में कि 12 महीने की व्यवस्था हो सकती थी। रात को जो पानी बरसा उससे हमारा जयपुर 12 महीने पानी गिरा है, सारा सीवर में चला आज हो गिरेगा रात को, आज और आएगा तो अपनी व्यवस्था हो सकती है ना 12 महीने हो की। सकती है। लेकिन खटकना भी व्यवस्था सारे तो आदमी बस गया। ये नहीं हो, पानी क्यों नहीं निकाला जा सकता है? आपके नहीं कोई सिस्टम ही नहीं है इनके पास में। इतना अमृत बरस रहा है, इसको बचाओ बचाओ। हमारे जो छोटे छोटे देश हैं वो पानी को मैनेज कर रहे हैं। और अभी भाई ने 2 जगह का नाम लिया, चंडीगढ़ का और वहां का। ये ऐसी व्यवस्था हो सकती है साहब, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति हो, आप करना चाहो, वो एकदम सुंदर बना देंगे उसको। सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, आप हैं, शीलदा भाई जी हैं, हम दोनों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम केवल खबरें करते हैं। मैं आपसे और शील जी से जानना चाहता हूं, ये बात कही जाती है कि ब्यूरोक्रेट गोली मार के बैठे हैं, अधिकारी ये कर देते हैं। सर आप लोग भी तो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा क्या होता है कि आप लोग कह नहीं पाते हैं, कि चल नहीं पाते, कि सरकार तक आवाज नहीं पहुंचती? क्या सरकार में ऐसे मुखिया बैठा देते हैं कि वो बिल्कुल किसी की सुनते ही नहीं, आंख मूंद करके जो ब्यूरोक्रेट कहते हैं वही काम करना है? साहब मैं आपको बताऊं, शील भाई जी तो बोलेगी कि नहीं बोलेगी, शीलदा भाई जी तो मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, मुझे कहीं जो दिक्कत नहीं है। कलेक्टर की हिम्मत नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री को अपनी बात बता दे। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसलिए वो करेगी। कलेक्टर रोने लग जाता है मीटिंग के अंदर, ये वो बता ही नहीं पाता अपनी बात। वो चाहता है, उसको पता है किसका सत्यानाश, लेकिन मुख्यमंत्री जी चाह रही है इसलिए ये काम करना है। आज भी कोई मुख्यमंत्री जी बदल गई महाराज, मुख्यमंत्री और मंत्री चाहते हैं वही काम होता है। नीचे का ग्राउंड लेवल पर चाहे बेचारी निकाय बना के भेज दे। आज मेरे को बताओ, स्मार्ट सिटी के रूप में 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया यहाँ पर, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, पानी की ज्यादा जरूरत थी। अब सड़कें बन रही है ना, चांदपोल में बन रही है, किशनपोल में बन रही है, स्मार्ट सड़कें बन रही है, पैसा लगाया जा रहा है। आप देखो उनको, मतलब पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, और जो पानी बचाना था उस पर एक भी काम नहीं हो रहा, और वो पानी हमारे लिए आफत बन रहा है। जो अमृत है, जो पीने के लिए तरसेंगे हम, वो बह रहा है सड़कों के ऊपर, नालियों में जा रहा है। और वो रुपए जो 300 करोड़ रुपए आए स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो उनके वो सीमेंट की सड़कें बनाई जा रही है। सारी जगह पक्का कर दिया, पानी धरती में जाने का काम नहीं किया। और उनको ये सोच ही नहीं रहे कि कभी आफत बड़ी भी आएगी। ये तो प्रकृति निर्णय करेगी इनके साथ किसी ना किसी दिन, और वो प्रकृति निर्णय करेगी तो सब कुछ साफ कर देगी।
किसी को बुरा लग रहा होगा। ऐसा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं थोड़े से कुछ साल पहले के लिए लेके जाऊंगा। केदारनाथ बद्रीनाथ जब हादसा हुआ था, उसकी वजह भी यही है कि अतिक्रमण, प्रशासन को कई बार मीडिया रिपोर्ट्स ने चेताया है कि ये स्थितियां कभी भयावह बन सकती हैं। 5 सितारा होटलें बन गई, यहाँ पे घुट रहा है, ऐसी जगह नहीं है, प्रकृति का नाश हो रहा है। लेकिन वही है कि कोई सुन नहीं रहा था, कॉमर्शियल वेस्टर्न इंटरेस्ट लोगों के थे, और हुआ क्या, हजारों लोग मौत का ग्रास बन गए। सारे के सारे साफ हो गए, खाली भगवान बचा एक। अभी सूरज सोनी जो बात कर रहे हैं, बात सही है कि पानी अपना रास्ता 100 साल तक भी नहीं छोड़ता है। ये सब गलतफहमी होती है। जिस दिन प्रकृति निर्णय लेगी, क्रोध सारा रूप साफ में आएगी, ना वो आपके जेसीबी ना वो नाली देखेगी, ना अधिकारियों के रिपोर्ट, वो पट्टे नहीं देखती है, नहीं होगी, वो सारी चीजें लेकर के जाएगी, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको नहीं दिखाएंगे पट्टा है मेरे पास। मैं चलिए शील जी आपके पास आना चाहूंगा। ये बात आती है अक्सर कि साहब ये तो ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया, अधिकारी लापरवाही। अधिकारी क्यों लापरवाही? जनप्रतिनिधि तो चुने जाते हैं, उनका अपना शहर है, वो क्यों ध्यान नहीं देते हैं? नहीं योगेंद्र जी, ध्यान उनको भी देना चाहिए, लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि ऊपर सारे निर्णय होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं वो नीचे ब्यूरोक्रेट्स ही तैयार करती है। और फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बात और बताऊं आपको कि आप एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देती हूँ कि अब आप जयपुर शहर की बात कर लीजिए, एनक्रोचमेंट होता है वहां पर, ये कौन देखने जाएगा? कोई मंत्री देखने नहीं जाएगा। ये काम वहां पर नीचे लेवल के जो अधिकारी है, नगर निगम के अधिकारी, वो देखेंगे। कच्ची बस्ती गिरधारीपुरा में कच्ची बस्ती बन जाती है, पट्टे कौन तैयार करता है? कर्मचारी करते हैं। तो अगर कर्मचारी अपनी ड्यूटी ढंग से निभाएं, अगर जैसे सूचना मिलती है कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रहा है या किसी बिल्डर ने कॉलोनी काटी है और यहाँ पर बिना ड्रेनेज के हो रहा है, वो उनको सैंक्शन करने कैसे देते हैं? तो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी मंत्रियों तक बात ऊपर पहुंचती है। अगर नीचे लेवल पर ये अपनी जो ड्यूटी को ईमानदारी से निभा लें, ये करप्शन का मोह छोड़ दें, तो मैं समझती हूँ आधी समस्या तो यहीं समाप्त हो जाएगी। तो मैं तो मेरी जहां तक मेरा विचार है, मैं समझती हूँ कि इसमें प्रशासन की लापरवाही भी कहीं ना कहीं होती है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि केवल प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही क्यों ठहराई जाए? इसमें जो लोग जिम्मेदारी के साथ में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी लापरवाही क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? नहीं देखिए, अगर जैसा कोई केस आता है तो उनको आवाज उठानी चाहिए कि अगर कहीं पर एनक्रोचमेंट हो रहा है या किसी नेता की सिफारिश हो रही है, उसको मत करिए, तो आप उजागर करिए। इतनी हिम्मत तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। भाई जी, नौकरी करनी है अफसरों को, करेगा तो ट्रांसफर चेप देगा उसका। ऐसे आप क्या बात कर रहे हो? मैं करके कोई अफसर बोल के तो देख ले, अफसर के साहब ऐसा नहीं, ऐसा करना है। अफसरों को तो आप बात कोस रहे हो। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों की तो जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं कर रहे? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट ज्यादा महत्व, बहुत करड़ी बात कर रहा हूँ आपको। हाँ, और वो अपने वोटों की तरफ ध्यान रखता है, ना कि वो अक्राउचमेंट की तरफ देख रहा है। अक्राउचमेंट तोड़ने आता तो वो खड़ा और हो जाता है सामने ढाल बन के, इसका नहीं तोड़ोगे। आपको मैं बताऊं, जयपुर में कानून पास हुआ है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी उसके हिसाब से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। कितों में वाटर हार्वेस्टिंग, हम एफिडेविट लेते हैं नगर निगम में कि तेरे को हम परमिशन दे रहे हैं और तेरे पैसे जमा कर रहे हैं, नहीं, आप तेरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनेगा तो तेरे को पैसे वापस लौटाएंगे। आप बहुत सारे लोग तो मैं आज भी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड पढ़े, लेने ही नहीं आए। नहीं सुशील जी, मैं आपको बताती हूँ, पृथ्वीराज नगर में ना 50-50 हजार रुपए वाटर हार्वेस्टिंग के जमा हुए थे, जमा हो गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेने ही नहीं आए वो। उन्होंने कहा बिल्डिंग बन गई ना यार, बलबा तो क्या करना है। ऐसा नहीं है, एक सारा फ्लैट बेचा नहीं बेचा सही, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा जमा हो गया लेकिन डेवलप नहीं हुआ। वो लेने ही नहीं आए। एफिडेविट दिया हुआ उनका कि हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन नहीं बनाया किसी ने भी। ये पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है धरती के अंदर, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं साहब। हालात सबसे तो ऊपर वाला तय करेगा साहब। जिस दिन केदारनाथ जैसी बाढ़ आ जाएगी उस दिन अपने आप जगह बना लेगी वो। मैं एक बात जाना, समय कम है, मैं एक बार सूरज सोनी जी से बात करना चाहूंगा। सूरज जी, ये जब इस तरह की आपदा प्रबंधन सारी जब चीजें आती हैं, इश्यू कई बार उठते हैं, हमेशा ये कह दिया जाता है कि ऐसे कमरों में बैठ के निर्णय किए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट से अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। क्या मानना, केवल एक ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, कर्मचारी सिर्फ इन्हीं को सिस्टम के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए? जनप्रतिनिधि भी बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें? देखिए, केवल विल पावर का जो भाव है और योजना से काम करने की जो नाकामी है, वो सबसे बड़ा कारण बनती है इन सिस्टम को फेलियर दिशा में लाने के लिए। योगेंद्र जी, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इतने मशीनों में प्रोजेक्ट खर्च हो रहे हैं। तो मैं तो एक लाइन में पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी नुमाइंदे केवल उन्हीं को दोषी ठहराया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो साथ में बैठते हैं उनके सिस्टम को अपने कमांड में रखते हैं, कायदे से होना चाहिए, या वो भी दोषी हैं इसके लिए?
देखिए, सबसे ज्यादा दोषी तो मैं उन्हीं को मानता हूं, क्योंकि सरकारी मशीनरी का, उसका नाम ही मशीनरी है, वो काम अपने सिस्टम से करती तो सारा काम ठीक होता। लेकिन उसको ठीक से काम करवाना, मॉनिटरिंग कराना, उसकी व्यवस्था देखना और उसको नए काम के लिए प्रेरित करना, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना, ये सारे काम जनप्रतिनिधियों के तो होते ही है। और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएगा, जनता उसको राय देगी, जनप्रतिनिधि उस चीज को वेट करके अधिकारियों के साथ में शेयर करेगा। आज एक आम आदमी किसी भी अधिकारी के साथ में या किसी प्लान में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन जनप्रतिनिधि हर उस प्लान में शामिल हो सकता है जिस प्लान के लिए शहर का विकास हो रहा हो और जिस प्लान के लिए शहर का नियोजन होने की संभावना रहती है। तो क्यों नहीं जाते जनप्रतिनिधि? दूसरी बात मैं रखना चाह रहा हूं, हम पिछले 4 महीनों से बार बार लगातार इस इश्यू पे जा रहे हैं और मैं लगातार हर चैनल पे जाकर के कह रहा हूं, सरकार से अपनी मांग रख रहा हूं कि अम्ब्रेला सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता। आज जब ये बरसात अधिक हो रही है तो आज कलेक्टर अलग भाग रहे हैं, नगर निगम अलग भाग रही है और एसडीआरएफ अलग भाग रही है। एसडीआरएफ राजस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि है योगेंद्र जी, तो 3 साल के अंदर बनकर के आई है। मैं माफी चाहूंगा सूरज जी, समय बिल्कुल हमारे पास में कम है और कुल मिलाकर के बात यह है कि हम सबकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल एक सिस्टम को कोसने से काम नहीं चल सकता। अगर आज किसी गली मोहल्ले में पानी भर रहा है, उसकी वजह कोई ना कोई मकान मालिक जो दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि प्रशासन पानी निकाल रहा है, उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार। हम रैंप्स बना देते हैं, नालियों को क्लोज कर देते हैं। यही आप एक बड़े उदाहरण के रूप में आप देखिए, बड़ी जो सड़कें हैं वहां पे भी यही हो रहा है कि पानी की निकासी की जगह कहीं ना कहीं किसी ने कुछ फंसा रखा है। अगर ये सब सिस्टम को केवल हम प्रशासन के भरोसे छोड़ेंगे तो आपका शहर आपकी तरह जैसा आप चाहते हैं, ख्वाबों का शहर ऐसा होना चाहिए, वो नहीं दिख सकता। चीजें सब अच्छी की जाती हैं, होती भी हैं, लेकिन अगर आप खुद अगर ढंग से चलाएंगे, आप अगर पाबंद करेंगे कि ये शहर हमारा है, आप इसमें इस तरह से ना करें, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम बेहतर स्थिति के अंदर इस ड्रेनेज सिस्टम को लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आंकड़ों का जाल है, यूं ही चलता रहेगा। कितनी डिमांड की थी, पैसा समय पे नहीं मिला और वापस वही ढाक के 3 पात होने हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जिन कंधों पे जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझें और सही तरीके से करें। तो हो सकता है कि जयपुर जैसे ऐसे कई शहर हैं जो आज हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे कि पानी की किस तरह से घुट रहा है पानी वहां पे। मैं तो कहूंगा घुट रहा है पानी, आफत नहीं है, वो पानी घुट रहा है, उसको प्रॉपर जगह जाने की जगह नहीं मिल पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।